ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। मतलब कोई चीज अगर आपको चैलेंज नहीं कर रही है तो वो आपको बदल भी नहीं सकती है। और जो चीज़ बदल नहीं सकती है वो चीज़ काफ़ी छोटी होती है। तो अगर आप छोटे ड्रीम कर रहे हो तो वो आपको चैलेंज नहीं करेगा और आप चेंज भी नहीं होंगे, आप कंफर्ट जोन में रहोगे। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ अचीव करना है तो वो चीज़ आपको चैलेंज ज़रूर करेगी और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे तो वो चीज़ आप इजीली अचीव कर पाओगे। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई बड़ा ड्रीम रख रहे हो तो वो आपको चैलेंज करेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, आपको चेंज करने की कोशिश करेगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही शानदार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम 29 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखेंगे जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, मतलब कैपिटल, करेंसी, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी वो सारी चीज़ आपको लिखनी है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सब आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब GS 1 2 3 4 मज़ा आ जाएगा आपको। एंड देन उसी के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है, मतलब मैं आपके साथ इंडिविजुअली इंटरेक्ट करता हूँ, हम साथ में मिलकर जो आपका टाइम टेबल है वो डिसाइड करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर मेंटर, गाइड एंड फ्रेंड जो है वो मिले थ्रू आउट आपकी जर्नी, जो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप करे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हिंदू न्यूज़पेपर है उस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गैस्पिंग फॉर एयर, गैस्पिंग फॉर आंसर, ये वाला देखने को मिलता है। तो इस एडिटोरियल को हम डिटेल में देखेंगे। ये अगर हम बात करते हैं तो टेम्पल जो है, मतलब कौन इसको रेगुलेट करेगा, उसी की चीज़ में बात हो रही है, तो हमने पहले भी देखा हुआ है ये। और ये एडिटोरियल भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो हमें बाकी एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, साइलेंट थ्रेट। तो यहाँ पर एक साइलेंट थ्रेट है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग पूरा, मतलब इसकी पूरी कुंडली हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो ये अगर हम इंडिविजुअली भी देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, और इंडिविजुअली भी आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, और काफ़ी उतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इसको देखेंगे। देन यहाँ पर मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग अगर हम देखते हैं तो वही सब वैक्सीनेशन, कोरोना, उसी के बारे में बात हो रही है। देन यहाँ पर भी वही है, मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बना देना, ये सब चीज़ें बात हो रही है जो मतलब ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है, या फिर ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस पर जाते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में हमें ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर जो शशि थरूर है उनके द्वारा बोला जा रहा है वैक्सीनेट ऑल फॉर फ्री। यहाँ पर सभी को फ्री में वैक्सीन जो है वो दी जानी चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। देन यहाँ पर द डर्टी ट्रूथ, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही घिसी पिटी बातें हैं। शौचालय जो है ना, उसी के बारे में, मतलब सैनिटाइजेशन जो है उसके बारे में यहाँ पर जो अलग अलग बनाए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्राइसिस एज टीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर सेवियर्स और सुपर स्प्रेडर्स, ये वाला एडिटोरियल जो है ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन अ रियलिटी चेक विद यूएस, यहाँ पर देखिए यूएस इंडिया रिलेशन जो है वो एक साथ तैयार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यूएसए जो है क्या हमारे बारे में सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इस तरीके की जो कुंडली है वो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेंड की, एक्सप्लेंड सीरीज में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर आसाम फॉल्ट लाइन के तहत हमें एक जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर इस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कल ही बना दिया था जब अर्थक्वेक आया था। देन यहाँ पर वैक्सीन प्राइसिंग जो उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। एंड यहाँ पर अप इन आर्म अगेंस्ट जनता, यहाँ पर जो म्यांमार है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इतने एडिटोरियल्स हैं जो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले, तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गैस्पिंग फॉर एयर, गैस्पिंग फॉर आंसर्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बेसिकली क्या है, यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि कोरोना के चलते, है ना, कोरोना वायरस आया है, उसके चलते क्या हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर पीड़ित है, जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, उनको कोरोना वायरस रिकवर्ड होने के बाद भी काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
है ना, जैसे कि उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पर जो ट्रॉमा है, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, उसके बाद भी उनको स्ट्रेस हो रहा है, ये भी एक डिसऑर्डर है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों की जो हालत है और ज़्यादा गंभीर हो रही है। तो ये भी इसी चीज़ में हमें देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जो फालतू की बातें हैं, वो देखने के बजाय मेन मुद्दे पर हम आते हैं। मेन मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। तो ये क्या है, अगर हम देखते हैं तो ये हमें क्या देखने को मिलता है। ये बेसिकली अगर हम देखें तो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। मतलब हमारा साइकोलॉजी जो है उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इसमें आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर एक ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है या विटनेस करता है। ट्रॉमेटिक इवेंट कौन से हो सकते हैं, या तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या तो कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, या तो कोई टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, या तो रेप हो सकता है, रेप विक्टिम हो सकती है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनको एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होती है, एक साइकोलॉजी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे जो एक्सपीरियंस उनको आया है, जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हुए हैं, उसके थ्रू जो उनको एक्सपीरियंस आया है वो काफ़ी इंटेंस हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है ना। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से वो सैडनेस फील करते हैं, जो फियर ऑफ एंगर है, फियर या फिर एंगर रहता है, डिटैच्ड फील करते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर कहलाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नाम की, तो ये देखिए इसे अलग अलग नाम से भी दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। वर्ल्ड वॉर 1 में अगर हम देखते हैं, 2 में अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसे शेल शॉक कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, सोल्जर्स है, वो इस डिसऑर्डर से वहाँ पर गुजर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कॉम्बैट फटीग जो है वो हम पे देखने को मिलता था। तो ये बेसिकली यही है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमें कौन से देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंट्रूसिव थॉट्स, मतलब जिसमें जो इनवॉलंटरी मेमोरीज है, डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स है, मतलब आप सडनली सोए हुए हो और वो जो ट्रॉमिक जो ट्रेजेडी है वो आपको याद आ गई, एंड देन सडनली आप उड़ गए। देन फ्लैशबैक जो है ट्रॉमेटिक इवेंट्स के, उसमें आप चले जाते हो। तो ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स है ना, उसके रिमाइंडर्स को अवॉइड करना। मतलब यहाँ पर जो लोग है, जो प्लेसेस है, जो एक्टिविटीज़ है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई डिजास्टर था, इतना भयानक डिजास्टर कोई यादू पे आया, वहाँ पर वो प्लेस पर जाने से ही आप घबरा रहे हो, प्लेस पर जाना ही आप नहीं चाह रहे हो। देन यहाँ पर इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, यानी यहाँ पर एरोजल एंड रिएक्टिव सिम्टम्स। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम रिसेंट स्टडी देखते हैं तो रिसेंट स्टडी के तहत 13,000 जो सर्वाइवर्स है कोविड-19 के, वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन यहाँ पर रखते हैं सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन एंड सब्सिक्वेंट पीटीएसडी। मतलब यहाँ पर क्या है, जो उनकी सिविरिटी थी, अगर किसी की सिविरिटी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पर ज़्यादा हमें जो पीटीएसडी है वो देखने को मिल रहा था, एंड कम सिविरिटी है तो कम, क्योंकि उनको ट्रॉमिक ट्रेजेडी उतनी ही ज़्यादा होती है अगर सिविरिटी ज़्यादा रही तो, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको प्रीलिम्स में बोलिए, मेंस में बोलिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो। मतलब प्रीलिम्स में तो इसके सिम्टम्स यही सब पूछेंगे, मेंस में आपको पूछा सकता है कि कोविड की वजह से ये सारी जो पीटीएसडी है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो हम काउंसलिंग करते हैं, ये सब देकर, है ना, तो ये सब से हम यहाँ पर इनको और बचा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। हम आएंगे अब यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एडिटोरियल आया है वो तो ठीक है, एडिटोरियल में जो बात की जा रही है उस वो तो मतलब समझ लीजिए बच्चा है आज, क्योंकि इतना डीप में, इतना डिटेल में हम इस चीज़ को आज समझने वाले हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, कैसा भी क्वेश्चन आने तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो इसीलिए काफ़ी डिटेल में जाकर अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने यहाँ पर रखूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आता है तो शेयर जो है वो भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एक साइलेंट थ्रेट है, मतलब इसके वजह से काफ़ी लोग जो है वो वल्नरेबल हो रहे हैं इन्फेक्शन को। क्यों वल्नरेबल हो रहे हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस समझने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझने से पहले हमें यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। देखिए एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको मारते हैं।
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल जो है वो ले लिए, मतलब समझ लीजिए इन शॉर्ट एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं ना, हमारी तबियत खराब होती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करते हैं, उनको मारते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं। कैरेक्टराइज किया जाता है बेस्ड ऑन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर उस चीज़ के अगेंस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें एंटी माइक्रोबियल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, जिसे हम AMR भी कहते हैं। ये अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल्स है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो वायरस को मारते हैं। लेकिन अगर वायरस उन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब उन एंटीबायोटिक्स के लिए, उन एंटीबायोटिक्स से उनको कोई फर्क ही ना पड़े, वो ना मरे, उनकी संख्या कम ना हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस वो हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो माइक्रोब्स है, जो वायरस है, उनकी जो एबिलिटी है कि वो यहाँ पर मेडिकेशन के इफेक्ट से रेजिस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मेडिकेशन जो हम ले रहे हैं उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर जो यहाँ पर वायरस है, अंदर जो माइक्रोब्स है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यार ले लो ना, जितनी गोलियां जितनी दवाएं लेना है ले लो, हमको तो ऑलरेडी हमने इसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम को तैयार कर लिया है ना। देन इन्फेक्शन यहाँ पर जो परसिस्ट होता है इन दी बॉडी, यहाँ पर रिस्क जो है अदर्स को स्प्रेड होने का ये भी यहाँ पर बढ़ा देता है। क्योंकि क्या है, हम अगर अच्छे नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पर वायरस कैरी कर रहे हैं, देन वो भी यहाँ पर दूसरे इसमें चल जाएंगे, और वो तो ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंट है, तो वो भी अगर एंटीबायोटिक लेना शुरू करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर उसको ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उससे तो रेजिस्टेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, माइक्रोब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं मल्टीपल एंटी माइक्रोबियल्स के लिए, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या है, एक ही हमारे पास एंटीबायोटिक होती है क्या, नहीं, हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है ना, बहुत सारी एंटीबायोटिक है। एम्पोक्सिन है, देन उसके बाद ऑक्सीपॉड है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमें देखने को मिलती है। तो ये जो अलग अलग एंटीबॉडीज है, अगर एंटीबायोटिक्स, अगर उसके लिए भी ये जो माइक्रोब्स है वो अगर रेजिस्टेंट हो जाए, कि इनको कोई इन सब से फर्क ना पड़े, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जो कोरोना है उसके अलग अलग स्ट्रेन चल रहे हैं, तो अलग अलग जो कोरोना के स्ट्रेन है उसके लिए अगर हमारा शरीर जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, तो ये कोई भी स्ट्रेन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसी तरीके से यहाँ पर वायरस भी अपने शरीर में इम्यूनिटी जो है वो तैयार कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है इनका असर इस पर होगा ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मतलब यहाँ पर जो एक ड्रग नहीं बल्कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सुपरबग्स। सुपरबग्स आपने सुना होगा ना। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स है उसका मिसयूज जो होता है ना, यहाँ पर ये प्रोसेस को काफी एक्सीलरेट करता है। मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर वायरस है, माइक्रोब्स है, वो यहाँ पर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉजेस क्या है इसके, तो कॉजेस में सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो तो यही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ऑकर होते हैं नेचुरली, ठीक है। लेकिन ये काफी कम होते हैं। मतलब नेचुरली कैसा है, जैसे हमारी शरीर अलग अलग इससे इम्यून होता रहता है, वैसे माइक्रोब जो है उनका भी शरीर इम्यून होता रहता है कि ये एंटीबायोटिक हो गया, वो एंटीबायोटिक हो गया, लेकिन वो काफी स्लो होता है। मतलब वो समझ लो कि इतना स्लो रहेगा कि हम एंटीबायोटिक लेंगे, हमें एक ले रहे हैं, उसकी जगह दो लेना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पहले हम एक ही दवाई में, एक ही डोज में सही हो जाया करते थे, लेकिन अब उसी के चलते दो दो तीन तीन डोज लेने पड़ते, तब जाकर हम सही होते हैं। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन ये स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। लेकिन फास्ट किसे हम कहते हैं, जब ओवरयूज होता है एंटीबायोटिक्स का, तो फिर यहाँ पर जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, समझ लीजिए अगर प्रिस्क्राइब किया है कि दिन में आपको एक ही एंटीबायोटिक लेना है, लेकिन आप एंटीबायोटिक जो है वो तीन तीन ले रहे हो, तो क्या होगा, अपने आप इतनी सारी लेने की वजह से क्या होगा कि वो जो हमारे अंदर माइक्रोब्स है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, आने दो आने दो आने दो आने दो, है ना। यहाँ पर क्या है, इनकरेक्टली अगर हम लेते हैं, जो भी हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर इनकरेक्टली लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एंटीबायोटिक जो है लाइफ स्टॉक में, फिश फार्मिंग में ओवर यूज करते हैं, अब आप सोचोगे यार हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स है वो यहाँ पर रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर लाइफ स्टॉक जो होते हैं, मतलब जैसे समझ लीजिए हमारे जानवर हैं, उनको अगर हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या फिर फिश को अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जैसे जो चिकन होता है ना, उसको यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो काफ़ी सुदृढ़ रहे, ताकि उसका वजन जो है वो ज़्यादा दिखे। फिश को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं फिश फार्मिंग में बोलिए, लाइफ स्टॉक में बोलिए, तो इसके वजह से ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये जो चिकन है, ये जो फिश है, इनको हम एंटीबायोटिक्स देंगे, देन क्या होगा, इनको हम मारेंगे। जब मारते हैं तो अंदर जो भी चीज़ है वो मैग्नीफाई होती है। मैग्नीफाई क्या हो रहा है, मैग्नीफाई एंटीबायोटिक्स हो रहे हैं जो उनके पेट में है। देन वो जब इंसान खाता है तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स मैग्नीफाई होकर इंसान के शरीर में जा रहे हैं, है ना, जिससे क्या हो रहा है, अंदर जो उसके माइक्रोब्स है वो उसके लिए रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवर यूज जो है ये भी काफ़ी हानिकारक है। देन एंटीबायोटिक डिस्चार्ज जो होता है, ये जैसे लेग्स में हो गया, रिवर्स में हो गया, कई सारे फार्मा फर्म्स जो है उनका डिस्चार्ज हमें लेग्स में देखने को मिलता है, रिवर में देखने को मिलता है। जैसे कि अनजाने में हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटीबायोटिक नहीं ले रहे, लेकिन एंटीबायोटिक हमारे पेट में जा रही है, जिससे हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स है उसके लिए रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। देन
जो पुअर हाइजीन है, सैनिटेशन है, वो भी यहाँ पर एक कारणीभूत है। देन यहाँ पर नए एंटीबायोटिक्स जो है जो डिस्कवर किए जा रहे हैं वो अगर नहीं किए गए तो भी, मतलब एक कोई एंटीबायोटिक है उसके लिए होता है ना कभी कभार कि अगर हम एक बार डॉक्टर के पास गए, उसने कोई हमें एंटीबायोटिक दी, देन हो सकता है 1-2 साल के बाद या 3 साल के बाद कोई नई एंटीबायोटिक आ जाती है जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि उन एंटीबायोटिक्स के लिए जो माइक्रोब से रेजिस्टेंट हो चुके हैं इससे नई एंटीबायोटिक आई है। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्प्रेड कैसे होता है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है कैसे स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब ये जो एंटीबायोटिक है, अब ये अगर समझ लीजिए इंसानों को दी जा रही है, सॉरी जानवरों को दी जा रही है, जानवर जो उनके पेट में यहाँ पर एंटीबायोटिक रहेंगे, है ना, यहाँ पर एनिमल के पेट में ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर इंसान उस चीज़ को खाता है तो इंसान के शरीर में भी वो मैग्नीफाई होकर चला जाएगा। एंड सेम उसी तरह अगर यहाँ से जाते हैं तो इंसान के शरीर में जो है ड्रग्स जा रहे हैं तो अपने आप वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है। देन उसके बाद इफेक्ट्स अगर हम देखते हैं इसके, तो इफेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है कि सीरियस थ्रेट जो है ग्लोबल हेल्थ पर, फूड सिक्योरिटी पर, डेवलपमेंट पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डेंजर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट का, तो वो क्या है, वो ये है कि जो ट्रीटेबल इलनेस होती है जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, है ना, ये ट्रीटेबल इलनेस है, मतलब ये ट्रीट की जा सकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की वजह से क्या हो रहा है, उस शरीर पर अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, शरीर में जितने भी एंटीबायोटिक चलेगा उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो क्यूरेबल डिसीज थी वो भी इनक्यूरेबल जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक एंड इमोशनल बर्डन जो है फैमिलीज पर वो यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंक्रीज कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसने यहाँ पर डेथ को काफी इंक्रीज कर दिया है, बराबर है। तो अब कैसे डील किया जा सकता है इसके साथ, डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिविजुअल्स टू यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब। जब प्रिस्क्राइब आपको, नहीं तो क्या होता है हमारी आदत होती है कि थोड़ी बहुत सर्दी होगी क्या, थोड़ी बहुत बुखार हो गया क्या, चलो यार वो एंटीबायोटिक जो है वो लेकर आ जाते हैं, एक झटके में अच्छे हो जाएंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल जो उन्होंने भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए जब ज़रूरत हो, नहीं तो हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फटाफट एंटीबायोटिक ले लो और अच्छे हो जाओ। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बाय मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन जो है वो भी हमारा मेंटेन करना चाहिए। एक यहाँ पर जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको यहाँ पर रिबूस्ट करना चाहिए जिससे कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उसको हम टैकल कर सके। देन उसके बाद यहाँ पर जो सर्विलेंस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से। एंड उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक दी जा रही है वो भी जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके सुपरविजन में ही दिया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि वो एंटीबायोटिक जो उसका यहाँ पर दुर्व्यवहार जो है वो ना हो। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब WHO ने इसके द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल एक्शन प्लान जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं WHO। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अवेयरनेस इंप्रूव करना, अंडरस्टैंडिंग जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वो यहाँ पर इंप्रूव करना, देन यहाँ पर सर्विलेंस एंड रिसर्च जो है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना, देन इंसिडेंस जो इन्फेक्शन के उसको यहाँ पर रिड्यूस करना, देन यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो है उसका ऑप्टिमाइज करना इस्तेमाल। जैसा ऐसा नहीं है कि भरपूर लो यार, खाना खा रहे हो, अरे खाना मत खाओ, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स लो। ठीक है, यहाँ पर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली अगर आप ये लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल, ये हमें देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली रिवीजन किया गया है एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल का। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यहाँ पर दी गई, जो सभी कंट्रीज अपनी अपनी लिस्ट कौन कौन सी लेना है कौन कौन सी नहीं उसमें डालते हैं। WHO ने ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है एक्सेस, दूसरा है वॉच कैटेगरी एंड तीसरी है रिजर्व कैटेगरी। एक्सेस कैटेगरी ऐसे है जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसका तुम यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉच में ऐसे है कि यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं एज फर्स्ट और सेकेंड चॉइस ट्रीटमेंट स्मॉल इन्फेक्शन के लिए। एंड रिजर्व वो होते हैं जो एकदम ही सीवियर सर्कमस्टांसेस है उसमें इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 3 कैटेगरीज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए, तो इंडिया का हमें स्टेप देखने को मिलता है। सबसे पहले तो रेड लाइन कैंपेन जो लॉन्च किया गया 2016 में, यहाँ पर ओनली एंटीबायोटिक्स एंड मार्क विद द रेड लाइन टू कर्ब द इरेशनल यूज, तो ये हमें देखने को मिलता है, रेड लाइन मार्क की गई। द नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क, ये स्टैब्लिश किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिससे कि सर्विलेंस जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कंट्री में वो यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा सके, और जो कंपाइलेशन है नेशनल डेटा का वो यहाँ पर अनेबल किया जाए।
देन उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करना मासेस में, देन सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना, रैशनल यूज जो एंटीबायोटिक का उसको इम्प्रूव करना, इन्फेक्शन जो उसको रिड्यूस करना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, इंडिया सबसे पहले तो ट्विन चैलेंजेस फेस कर रहा है। ट्विन चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो इसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो ओवर कंजम्पशन जो है उससे फाइट करना, कि लोगों को ओवर कंजम्पशन हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक जा रही है, तो भैया खतरा हो सकता है, यहाँ पर बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर जो पुअर है, वल्नरेबल है, उन तक ईजी एक्सेस जो है एंटीबायोटिक्स का वो भी पहुँचना चाहिए। मतलब एक तरफ है कि लोगों को रोकना है, एक तरफ है कि लोगों को देना है, तो ये ट्विन चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया। देन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, जनरल पब्लिक जो उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन अलग अलग वेरियस मिनिस्ट्रीज जो उसमें कोऑर्डिनेट करना, इसमें भी इंडिया जो है काफ़ी चैलेंज फेस करता है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड में हमें देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, जैसे कि स्मॉल स्केल एनिमल फार्म जो उनको सपोर्ट किया जा सके, मैनेज वेस्ट को मैनेज करना एनिमल फार्म से, एनिमल फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड सेल जो एंटीबायोटिक्स का वो भी यहाँ पर बिजनेस कंसिडर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने, प्राइवेट कंपनीज ने और इंडिविजुअल ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सेवियर्स वर्ड्स और सुपर स्प्रेडर। तो इसमें बेसिकली बात की जा रही है, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझते हैं कि यहाँ पर एडिक्वेट होम बेस्ड केयर एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ड्यूरिंग टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, ये दो इश्यूज जो है बताए जा रहे हैं नीड ऑफ एन आवर। अब बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो देखिए मेजर टास्क जो है हेल्थ सर्विस का वो यहाँ पर एट प्रेजेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। लार्ज नंबर ऑफ सिम्टोमेटिक पर्सन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो दो अर्जेंट इश्यूज जो है वो निकल कर आते हैं, जो जिस पर अटेंशन दिया जाना चाहिए, जो फटाफट रिजॉल्व होना चाहिए। पहला तो यह है कि यहाँ पर सिंड्रोमिक डायग्नोसिस जो है एंड होम केयर, ये यहाँ पर होना चाहिए। मतलब इसमें तीनों हम यहाँ पर लोगों को देखेंगे जो असिम्टोमेटिक या फिर जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, दूसरे जिनको माइल्ड सिम्टम्स है और जिनको मेजर सिम्टम्स है, तीनों को यहाँ पर क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑन पॉजिटिव कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट लोगों को एडमिट जो है वो किया जा रहा है कि चलो भैया तुमको कोरोना है ना, चलो एडमिट हो जाओ, है ना। अगर डिले होता है, क्योंकि डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि फैसिलिटी जो है वो ओवरवर्कड है, जो लोग हैं इतने सारे सैंपल्स ले रहे हैं, तो रिपोर्ट जो है वो फटाफट नहीं मिल रही है, उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। टेस्टिंग किट जो है आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड लेबोरेटरी जो है वो ओवरलोडेड है सैंपल से। तो उससे लिए यहाँ पर क्या बताया गया है ऑथर के द्वारा, यहाँ पर बताया गया है सिंड्रोमिक डायग्नोसिस। इसमें क्या है, यहाँ पर जो वेल डेवलप्ड अल्गोरिदम है उसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उसके सिम्टम पर बेस्ड हम यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। एक सर्विलेंस सिस्टम जो है वो भी हमें देखने को मिलती है कि पर्सन का सिम्टम कैसा है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो माइल्ड केसेस के लिए, जो माइल्ड केसेस है उसके लिए ट्रीटमेंट जो है प्राइमरली सिर्फ सपोर्टिव होती है ना, क्योंकि बॉडी जो इम्यून सिस्टम और रिस्पॉन्स कर रही है सिर्फ सपोर्टिव होती है। इसमें अगर हम सिंड्रोमिक डायग्नोसिस देखते हैं तो उसमें हमें एडिक्वेट रेस्ट, हॉट फ्लूइड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस, ये चार चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। देन मॉडरेटली अफेक्टेड अगर हो तो उसमें ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना, है ना, घर पे जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है। देन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यहाँ पर लेना। देन मेडिसिन जो है फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देना, एंड एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो यहाँ पर बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर सकती है। देन उसके बाद अगर हम सीरियस पेशेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आए गए यहाँ पर एडमिट हो जाओ, एडमिट ऐसा यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए कि हाँ आप सीरियस हो, चलिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की आपको ज़रूरत है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन जो है वो भी हम रोक सके और उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट है सही ढंग से हो सके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेकेंड इसकी, फर्स्ट इसका तो गया, सेकेंड इसकी अगर हम बात करते हैं जो अर्जेंट इशू होना चाहिए वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग इन टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। क्या हो रहा है, हर जगह हमें ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। सेपरेट डिसिग्नेटेड सेंटर जो है वैक्सीनेशन के वो नहीं हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर होना ज़रूरी है। जो सैंपल कलेक्शन है साइट्स पर उसको टेस्ट करना वो भी यहाँ पर आउटसाइड रहना चाहिए ट्रीटमेंट सेंटर के, जिससे क्या है कि हम लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं, लोगों को इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं तो कई जगहों पर हमको देखने को मिलता है ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये लंबी लाइन है और लोग कंटिन्यू खांसते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंसिंग जो है वो हर जगह पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मिली होगी। मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिए,
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।